Hello everyone, welcome to Study Vibes English for Class 8. In this video, we will discuss the second part of the chapter. This is Jodi's fawn from the book Honeydew. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था, उसके बाद हम पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे। अगर आप डायरेक्टली पार्ट 2 को पढ़ रहे हैं और आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करने के बाद आपको पार्ट 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि जो जोडी है, जोडी नाम का एक बच्चा होता है, ठीक है। उसके पापा होते हैं जिनका नाम होता है पेनी। एक्सीडेंटली उनके पापा को एक रेटल स्नेक काट लेता है और वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, लेकिन घर पर ही यानी कि वो कुछ अपनी तरफ से कोई होम रेमेडी ढूंढते हैं, कोई उपचार करते हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं वो एक हिरणी को यानी कि एक डो को मार देते हैं, ठीक है। और उसके लिवर का यूज़ करके वो अपने बॉडी से पॉइज़न को बाहर कर देते हैं और इसी तरीके से जोडी के जो पापा हैं उनकी जान बच जाती है। लेकिन जोडी और उसके पापा दोनों ही थोड़े सेंसिटिव होते हैं। उनको ऐसा फील हो रहा होता है कि उन्होंने जिस डो को मारा है उसका एक फॉन भी है, उसका एक बच्चा भी है, यानी कि उस हिरण का जो बच्चा है वो अब अपनी मदर के बिना उसकी डेथ के बाद कैसे रहेगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो भूखा मर जाएगा। तो इसी कंसर्न की वजह से जो जोडी है वो अपने मदर और फादर से बात करता है और साथ ही साथ परमिशन लेता है कि क्या वो उस फ़ॉन को अपने घर ले आए और क्या वो उसको ढूंढने चला जाए, पता नहीं वो जंगल में कहाँ होगा। तो इस दौरान क्या होता है, जोडी जो होता है वो मिल व्हील के साथ, वहाँ पर एक आदमी होता है मिल व्हील, उसके साथ घोड़े पे सवार होकर जाता है और जंगल में उस फ़ॉन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उस बीच उनकी जो कुछ बातें हो रही होती हैं वो हमने पार्ट 1 में पढ़ी और वो ये भी डिसाइड करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि वो जो फ़ॉन है वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो क्या होगा। तो फिर बात ऐसी होती है कि जो मेल फ़ॉन होता है उसके बॉडी पे जो भी स्पॉट्स होते हैं वो एक लाइन में होते हैं, जबकि जो फीमेल फ़ॉन होती है उसके साथ क्या होता है, आधा अलग अलग डायरेक्शंस में उसकी बॉडी पर स्पॉट्स फैले हुए होते हैं। तो ये हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 में पढ़ा था। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या होता है, अभी जोडी और मिलव्हील दोनों ही घोड़े पर बैठे हुए हैं और उस फ़ॉन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जोडी gave himself over to thoughts of the fawn. They passed the abandoned clearing. He said, cut to the north, Millville. It was up here that Pa got bitten by the snake and killed the doe and I saw the fawn. अब क्या होता है, जो जोडी है उसके ख्यालों में, उसके दिमाग में जो है उस फ़ॉन की, उस हिरण के बच्चे की बातें चल रही होती हैं। एक जगह को वो क्रॉस कर लेते हैं, अबेंडन क्लियर यानी कि खाली छोड़ी हुई जो जगह है उसको वो क्रॉस करके वहाँ से निकल जाते हैं। और उसके बाद जैसे कि बाइक पर अगर आप जा रहे हो और आप किसी के पीछे बैठे हो और आप उसको रास्ता समझा रहे हो, इसी तरीके से जो जोडी है वो मिल व्हील को गाइड कर रहा था और बोल रहा था कि कट टू द नॉर्थ, कि अब नॉर्थ की डायरेक्शन में ले लो मिल व्हील, और इट वाज अप हेयर, और वो बताता है कि ये वही जगह होगी, अगर तुम नॉर्थ की तरफ लोगे तो ये वही जगह आ जाएगी जहाँ पर पापा को उस रेटल स्नेक ने काटा था और हमने उस डो को मार कर पॉइज़न को बाहर किया था और साथ ही साथ मैंने फ़ॉन को यहीं पर देखा था। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिल व्हील विद हिम। फिर क्या होता है, जोडी को एकदम से ऐसा लगता है कि मिल व्हील को उसके साथ नहीं होना चाहिए, उसकी इच्छा नहीं होती कि मिल व्हील अब आगे भी उसके साथ रहे। इफ़ द फॉन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इस पर क्वेश्चन भी बनता है कि वो क्यों नहीं चाहता था, वाई ही वॉज अनविलिंग टू हैव मिल व्हील विद हिम। इसीलिए क्योंकि वो ये सोचता है कि अगर वो हिरण का बच्चा यानी कि वो फ़ॉन डेड हुआ का क्या मतलब, अगर वो मर गया होगा या फिर वो नहीं मिलेगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो जो मिल व्हील है हो सकता है वो जोडी की जो निराशा है, जो डिसअपॉइंटमेंट है, जो दुख है, उसको नहीं देख सकता या फिर जोडी जो है अपना दुख उसके साथ शेयर ना कर पाए। और साथ ही साथ अगर वो फ़ॉन वहाँ पर मिल भी जाता है तो उनका मिलना इतना अच्छा होगा या उनकी मीटिंग इतनी प्यारी होगी और इतनी सीक्रेट होगी कि जो जोडी है वो सहन नहीं कर पाएगा कि वो किसी को भी उसके साथ शेयर करे। ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, वो किसी के साथ भी शेयर उसको नहीं करना चाहेगा। अब नेक्स्ट क्या है, ही सेड इट्स नॉट फार नाउ बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स, आई कैन मेक इट ऑन फुट। वो क्या कहता है, जोडी कहता है कि अब ज़्यादा दूर नहीं होगा और साथ ही साथ जो झाड़ियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा मोटी हैं, इतनी ज़्यादा थिक हैं कि जो हॉर्स है हमारा वो इसमें चल नहीं पाएगा।
इसलिए आई कैन मेक इट ऑन अ फुट, यानी कि अब मैं पैदल ही चला जाता हूँ। यहाँ पे जो जोडी है वो मिलविल से बात कर रहा है कि इतनी ज़्यादा गहरी झाड़ियाँ हैं, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से उतर कर पैदल ही जाना चाहिए। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, जो मिलविल है वो क्या कहता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ने से डरता हूँ, हो सकता है कि तुम भी खो जाओ या तुम्हें भी कोई स्नेक काट ले। तो फिर वो क्या कहता है, आई विल टेक केयर, इट माइट टेक मी लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फॉन, इफ़ ही इज़ वॉन्डर लीव मी ऑफ राइट हियर। तो फिर वो कहता है कि नहीं, मैं अपना ध्यान रखूँगा और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उस फ़ोन को ढूंढने में। हो सकता है वो इधर उधर ही हो या हो सकता है वो कहीं दूर भी चला गया हो, तो एक काम करो, तुम मुझे यहीं पर छोड़ दो। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट। तो फिर वो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम्हें सारे डायरेक्शंस तो पता है ना कि नॉर्थ ये है और ईस्ट ये है, देयर एंड देयर और ऐसे ऐसे है। तो फिर वो क्या कहता है कि दैट टॉल पाइन मेक्स मी अ बियरिंग, यानी कि वो क्या कहता है कि यहाँ पे एक बड़ा सा खजूर का पेड़ है, वो एक तरीके से मेक्स मी अ बियरिंग, यानी कि एक खजूर का पेड़ किस तरीके से काम करेगा, एक कंपस की तरह काम करेगा, जो मुझे बता देगा कि कब कौन से डायरेक्शन में जाना है। सो लॉन्ग मिल व्हील आई एम ऑब्लाइज। तो वो कहता है कि इतना लंबा और इतना लंबा जो एक खजूर का पेड़ है ये मेरी मदद करेगा। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूफ्स टू एंड देन कट टू दी राइट। अब क्या होता है, जोड़ी वहीं पर उतर जाता है और मिल व्हील जो है वो अपने घोड़े से जाने लगता है वापस। तो जब तक जो घोड़े की जो हूफ्स की साउंड है, जैसे कि टकबक की जो साउंड होती है घोड़े की, उसके कानों में आनी बंद नहीं हो जाती, जोड़ी वहीं पर खड़ा रहता है। और जैसे ही उसकी आवाज़ आनी बंद हो जाती है, यानी कि मिल व्हील थोड़ा दूर निकल जाता है, वैसे ही वो क्या करता है, राइट की तरफ मुड़ जाता है, कट ले लेता है। द स्क्रब वॉज स्टिल, ओनली हिज ओन क्रैकलिंग्स ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंट। और वहाँ पर जितनी भी झाड़ियाँ थी वो अभी भी क्या थी, बहुत मोटी मोटी झाड़ियाँ थी। और साथ ही साथ जब जोड़ी चल रहा था तो उसके पैरों से आवाज़ आ रही थी, क्योंकि जो इतनी भी ट्विग्स होती हैं जंगलों में, ऐसे ही छोटी छोटी लकड़ियाँ पड़ी रहती हैं, उन पर पैर रखने की आवाज़ जोड़ी को साफ सुनाई दे रही थी और चारों तरफ बहुत ज़्यादा साइलेंस था। He wondered for an instant if he had mistaken his direction. एक मिनट के लिए वो सोचने लग गया कि क्या मैं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. अब यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. फिर क्या होता है, एकदम से एक बजर्ड, बजर्ड का क्या मतलब है, एक बड़ा सा बर्ड होता है, जैसे कि वल्चर होता है, जैसे होता है ना गिद्ध, उसकी जैसे एक बर्ड, ईगल जैसा कुछ, जो क्या करता है, फ्लैश को खाता है या डेड एनिमल्स को खाता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े ईगल जैसे बर्ड्स होते हैं, ऐसे ही बजर्ड होता है वल्चर, जो क्या करता है, अगर कहीं पर भी कोई जानवर मर जाता है तो उसके फ्लैश पर वो फीड करता है, उसी को ही खाता है। ही केम इन टू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स। तो फिर वो ओक के जो पेड़ हैं उनके बीच में से निकल कर आता है। बजर्ड सैट इन अ सर्कल अराउंड द कैरकास ऑफ द डो। अब क्या होता है, वहीं पर वो जो डो है उसकी डेड बॉडी रखी होती है। और आपने देखा होगा जब भी जंगल में कोई जानवर मर जाता है तो जो पक्षी वगैरह होते हैं वही जो है उसके फ्लैश को खा लेते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं। इसी तरीके से जो डो का कैरकास था, उसकी जो डेड बॉडी और उसका जो कंकाल वहाँ पर रखा हुआ था, उसकी जो बोन्स पड़ी हुई थी, उस पे एक सर्कल लगाकर बहुत सारे बजर्ड्स जो थे, बहुत सारे वल्चर बैठे हुए थे। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्राइनी नेक्स एंड हिस्ड एट हिम। इस दौरान क्या करते हैं, वो अपना सिर घुमाते हैं और जोड़ी की तरफ देखते हैं और अपनी जो लंबी गर्दनें हैं उनको आगे कर देते हैं और जोड़ी के सामने एक अजीब सी आवाज़ निकालते हैं। He threw his bow at them and they flew onto an adjacent tree. फिर वो क्या करते हैं, वहीं पर सब कुछ छोड़कर किसी दूसरी ट्री पर चले जाते हैं, साथ वाली ट्री पर चले जाते हैं। The sand showed large cat prints but the big cats killed fresh and they had left the door to the carrion birds. अब क्या होता है, जोड़ी को क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो रेत पड़ी होती है वहाँ पर उसको बिग कैट्स यानी कि एक तरीके से शेर के पंजों जैसा कुछ दिखने को मिलता है। लेकिन जोड़ी को एक बात पता है कि जो शेर वगैरह होते हैं वो फ्रेश, यानी कि जैसे ही वो किसी को मार देते हैं, किसी जानवर को या हिरण को, तो वो वैसे ही मारकर वैसे ही उसको खा लेते हैं। और अगर वो पुराना होता है तो फिर उसको बर्ड्स के लिए छोड़ देते हैं कि इसको बर्ड्स खा लेंगे, कैरियन बर्ड्स खा लेंगे, ठीक है। He parted the grass at the place where he had seen the fawn. It did not seem possible that it was the only yesterday. अब जोडी कोशिश करता है कि जिस तरफ उसने फ़ॉन को देखा था उस तरफ की घास को हटाया उसने कोशिश की कि यहाँ पर मुझे फ़ॉन दिखा था, हो सकता है ये अभी भी वहीं पर हो, लेकिन जो है पॉसिबल नहीं लग रहा था कि
कल की ही बात हो, यानी कि कल ही जो है उसने फ़ोन को देखा था, लेकिन आज उसका कोई भी निशान वहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा था। द फ़ोन वॉज नॉट देयर, वो कहीं नहीं दिख रहा था, फ़ोन नहीं दिख रहा था। ही सर्कल द क्लियरिंग, देयर वॉज नो साउंड, उसने क्या करा, उस पर सर्कल लगा दिया कि यहाँ पर मैंने उसको देखा था लास्ट, लेकिन अब वो कहीं नहीं दिख रहा। कोई भी साउंड, कोई भी निशान या कुछ भी ऐसा नहीं पता चल रहा था जिससे लगे कि फ़ोन यहाँ पर हो सकता है। द बर्ड्स क्लैक देयर विंग्स इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, और अब जो जोड़ी है वो क्या कर रहा था, बजट्स के काम में टांग रहा था। जो बजट्स थे वो क्या कर रहे थे, उस डोको के कंकाल को साफ कर रहे थे, खा रहे थे, फ्लैश को खा रहे थे। तो उन्होंने अपने विंग्स को फड़फड़ाया और फिर वो अपने जो उनका काम था यानी कि उस पर वापस जाने के लिए इम्पेशेंट हो रहे थे कि कब ये लड़का जाएगा, तुम अपना काम वापस से शुरू करें। He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. The night's rain has washed away all tracks except those of cat and buzzards. अब यहाँ पर क्या होता है, वो उसी जगह पर वापस चला जाता है जहाँ पर उसको लगता है कि फ़ोन हो सकता है, और वो कोशिश करता है, वो झुक के देखने की कोशिश करता है कि शायद उसको फ़ोन मिल जाए या फिर कोई फ़ोन के पैरों के निशान दिख जाए। लेकिन पिछली रात जो बारिश आई थी, ऐसा कुछ हुआ कि जितनी भी जो सड़कें थी जो जंगल में बनी होती हैं, आई मीन जो जितना भी जंगल का ग्राउंड होता है, वो सब वॉश ऑफ हो गया था। उस पर उन कैट के बिग फुटप्रिंट्स के अलावा और कुछ देखने को नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर जो है हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन चेक के 2 क्वेश्चंस हैं। मैंने डिसाइड किया है कि हम जो जितने भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, उनको अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो, और जो भी नेक्स्ट पार्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का पार्ट 3 पढ़ेंगे। थैंक यू।